तुम सब जिस राज्य में रहते हो उसी राज्य के राजकुमार को बंदी बनाते हो। इतना बड़ा दुस्साहस तुम लोगों का। ठहरिए महाराज, ये लोग क्या कहना चाहते हैं वो भी एक बार सुन लीजिए। तुम अब एक भी और शब्द नहीं बोलोगे। तुम्हारी बात सुनकर ये सब हुआ है। बात ना सुनने के कारण ही ये सब हो रहा है महाराज। शांत रहो। क्या कहना चाहते हो तुम? जिन प्रजाजनों को आपने कर ना देने के कारण बंदी बनाया था, उनके ऊपर 2 गुना करके बोझ डाला गया है। ये बात आप जानते हैं महाराज? नहीं तो मुझे तो ऐसी किसी बात का संज्ञान नहीं। ये सब कब से हुआ? जी पिताजी, ऐसा ही है। बहुत सालों से हो रहा है। हमारी प्रजा बहुत मेहनत करती है। उनके स्वयं के घरों में खाने के लिए कुछ नहीं है। उन पर ये अत्याचार। अनावृष्टि से कोई फसल नहीं हुई। जिनको स्वयं के लिए कुछ न मिला, वो महाराज को किस प्रकार कुछ दे पाएंगे? एक बार विचार कीजिए महाराज। महाराज, मुझे लगता है इन लोगों ने राजकुमार को सरल पाकर उन्हें झूठी कहानी समझा दी है। नहीं, इन लोगों ने कुछ भी मिथ्या नहीं कहा। मैं स्वयं इनके साथ गया था पिताजी, स्वयं जाकर देखा। इन लोगों ने एक भी शब्द मिथ्या नहीं कहा। अपराध क्षमा कीजिएगा महाराज, आपसे ही कहीं कोई मिथ्या तो नहीं बोल रहा। नहीं मतलब आपके राज्य में क्या हो रहा है ये आपको ही नहीं पता? ये किस प्रकार से संभव हो सकता है महाराज? हे भगवान, ये मूर्खों का दल कहीं महाराज के सामने आकर कुकर्मों का सारा कच्चा चिट्ठा ना खोल दे। कौन है? इस राज्य में किसका इतना बड़ा साहस है जो हम लोगों को अंधकार में रखकर प्रजाजन के ऊपर अत्याचार कर रहा है? सच में तुम लोगों के ऊपर अत्यधिक अन्याय हुआ है। मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। समस्त सत्य जानने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि प्रजाजन के समस्त धन को मुक्त कर दिया जाए। और केवल इतना ही नहीं, राजकोष से इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि अब कभी भी हमारी प्रजा को खाद्य का कोई अभाव ना हो। असाधारण। मैंने तो धन के आगमन की योजना बनाई थी, अब तो उल्टा देख रहा हूं कि राजकोष से ही धन निकाला जा रहा है। सभी प्रभु की इच्छा है। जय महाराज कमलकर की जय। जय महाराज कमलकर की जय। राजकुमार कंचन की जय। राजकुमार कांचन की जय। वास्तव में तुमने आज बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। तुम यदि यहां नहीं होते तो फिर मुझे मेरे इस प्रजा के इस दुख के विषय में कुछ पता ही नहीं चल पाता। ज्योत्सना, आज यदि तुम ना होती तो क्या होता? भला और क्या होता, आप सब कुछ संभाल लेते। किंतु इस प्रकार तुम्हारी तरह मेरी सुरक्षा कोई नहीं करता। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, उस समय तुम उस प्रकार मेरे सामने आके खड़ी रही,
यदि लाठी तुम्हारे माथे पर पड़ती तो फिर क्या होता? एक बार के लिए भी तुम्हें भय नहीं हुआ? लगती तो लगे, किंतु आपके माथे पर यदि उस लाठी की मार लग जाती तो मुझे अधिक कष्ट होता। क्या हुआ, बोलिए। यहाँ खड़े होने से कुछ नहीं होगा। जो बात बोलने आए थे वो ज्योत्सना को बोलिए। आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? हाँ, बोलता हूँ। चाहिए। ज्योत्सना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, किंतु उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम मेरा ये उपहार ग्रहण करो। ये सब क्या है? इन दोनों के मध्य क्या बात हो रही है, ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे, किंतु कान लगाकर तो सुन ही सकती हूँ। अब और कोई बात नहीं, तुम समय अनुसार उपस्थित रहना। सभी के सो जाने पर मैं तुमसे उद्यान में भेंट करने आऊंगा। चांद के साथ कंचन को ऐसी कौन सी बात करनी है जिसके लिए मध्य रात्रि में उद्यान में भेंट करनी पड़ रही है? तब तो फिर मुझे भी वो बात अवश्य ही सुननी होगी। तुम्हारे साथ मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। ये लो, अब मैं चलता हूं। तुम चांद हो, ज्योत्सना हो या फिर उर्मी ही हो, इतनी सहजता से तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। तुम मेरे साथ युद्ध लड़ने चली हो, बौद्धादित्य के साथ में समाप्त कर दूंगा मैं तुम्हें। क्या बात है बौद्धादित्य, इतने क्रोध में क्यों दिख रहे हो? क्योंकि कामिनी मात्र अपने बारे में सोच रही है, मेरे अपमान के बारे में तो सोच ही नहीं रही। एक साधारण लड़की ने राज्यसभा में सभी के मध्य मेरा किस प्रकार अपमान कर दिया। तिल तिल कर बनाया स्थान, इतने दिनों का राज्य विश्वास एक क्षण में समाप्त कर दिया। तब भी कामिनी ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। सत्य है कामिनी, उस लड़की की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। जब से आई है सबको त्रस्त करके रखा है। बौद्धादित्य का क्रोधित होना क्या स्वाभाविक नहीं है? आप लोग क्रोधित हैं, उचित है, किंतु एक बात विस्मृत कर रहे हैं कि उस लड़की के जीवन का अंतिम समय समीप आ गया है। कल पूर्णिमा है, कल ही उसके जीवन का अंतिम दिन है। कल उसके हाथों से महाकमल लेके मैं उसे सदा सर्वदा के लिए इस पृथ्वी से समाप्त कर दूंगी। और वो दृश्य आप दोनों स्वयं अपने नेत्रों से देखेंगे। आशा करती हूँ उसके पश्चात आप दोनों फिर मेरे ऊपर क्रोधित नहीं हो सकेंगे। अर्थात कल ही है वो बहुप्रतीक्षित दिन। कल ही मैं ज्योत्सना को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दूंगी। उर्मी की तरह वो लौटकर फिर नहीं आ पाएगी। इस बार उसकी मृत्यु होगी चिरकाल के लिए।
तुमने ठीक तो सुना था ना कि यहीं पर इस समय ही कंचन चांद के साथ भेंट करने आएगा? हाँ हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक सुना था, अपने कानों से सुना था। किंतु क्यों लक्ष्मी? क्यों? वही तो जानने के लिए आए हैं। भैया वो देखिए कंचन। इधर आओ। ज्योत्सना कहाँ पर है? वो अभी तक आई क्यों नहीं है? कंचन है ये तो समझ गया, किंतु उसके साथ में वो कौन है? वो जो कंचन की ओर बढ़ती जा रही है। ज्योत्सना, ज्योत्सना यहाँ पर? रुकिए भैया, पहले देखने तो दो कि वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। हम भी तो समझे क्या खेल है। ज्योत्सना, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अपूर्ण है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अत्यधिक प्रेम करता हूं। तुम मेरी प्रिय साथी बनोगी, मेरी प्रिय मित्र। क्या तुम सारा जीवन ऐसे ही मेरी प्रिय संगिनी बनकर रहोगी? मुझसे विवाह करोगी ज्योत्सना? बोलो ज्योत्सना, क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? শান্ত নদী চোখের তারায় সহসা শান্ত নদী চোখের তারায়। लक्ष्मी, हम लोग क्या अभी भी यहाँ पर खड़े रहकर ये सब सहन रुक करेंगे? जाइए भैया, पहले सब कुछ देख तो लेने दीजिए। वो लोग क्या चाहते हैं पहले सब समझें, उसके बाद देखते हैं। तुम्हारे सारे सपने मैं पूर्ण करूंगा ज्योत्सना। तुम्हारी आंखों में कभी भी मैं अश्रु आने नहीं दूंगा। साया बनकर प्रत्येक समय तुम्हारे समीप ही रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दोनों को कोई भी कभी भी पृथक नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। तुम दोनों को यदि मैं पृथक ना कर पाई तो फिर मेरा नाम भी लक्ष्मी नहीं। आपने तो मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा किया है राजकुमार। आप ही तो मेरा सपना थे। बचपन से ही इस राज्य
यहाँ का सब कुछ मेरे सपने में आता था। हो सकता है आपके कारण से, हो सकता है आपके समीप आने के लिए, हम दोनों को एक होने के लिए। नहीं ज्योत्सना, नहीं। हमारे रहते तुम दोनों के एक साथ रहने के सपने को किसी भी प्रकार पूर्ण नहीं होने देंगे हम, किसी मूल्य पर नहीं। अब तुम्हारे चांद बनकर रहने के दिन समाप्त हो गए ज्योत्सना। मैं माँ पिताजी के साथ कल ही बात करूंगा, ताकि चांद की आड़ में मैंने जिस ज्योत्सना की छटा देखी है वो मैं सभी को दिखा सकूं। तुम्हारा समय सच में समाप्त हो चला है चांद सपेरे। तुम्हारा मुखौटा किस प्रकार हटाना है ये हम अच्छे से जानते हैं। क्या हुआ ज्योत्सना, तुम्हारे मुख से खुशी हट नहीं रही है? कल रात में जब तुम राजकुमार के साथ भेंट करने गई थी, वही कदाचित ये खुशी का कारण है ना? क्या तुम सारा जीवन ऐसे ही मेरी प्रिय संगिनी बनकर रहोगी? मुझसे विवाह करोगी ज्योत्सना? क्या हुआ, छुप छुप कर हंसा जा रहा है? तो राजकुमार ने क्या अंत में तुम्हारे साथ विवाह की बात कर ली? तुम्हें कैसे पता चला? एक दिन तो ऐसा होना ही था। तुम्हें छोड़कर सब जानते हैं। राजकुमार जिस प्रकार से तुम्हारी चिंता करते, जिस प्रकार से तुम्हें देखते, उससे क्या समझने को कुछ शेष रह जाता है? बहुत बड़ों जैसी बातें करने लगा है ना पवन। नहीं, तुम स्वयं सोच कर देखो। राजकुमार तो एक दिन इस राज्य के राजा बन जाएंगे और तुम होगी उनकी रानी। तब तो तुम हम लोगों को भूल ही जाओगी ना? फिर से व्यर्थ की बातें कर रहे हो तुम। तुम लोग कभी भूल सकती हूँ मैं? मूर्ख कहीं का। कभी कभी लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। इतना सुख कि मेरे भाग्य में था। कन्या ओरी कन्या, बड़ा भाग्य अद्भुत तुम्हारा। सुख दुख सब साथ साथ, ऐसे विचित्र गुण। अर्धरात्रि के उतरते ही सुख होगा तुम्हारे घर। संकट जब आएगा सामने, खोलना मत तुम द्वार। ये मुझे किस ओर इंगित कर रहा है शुक? तुम क्या पागल हो गई हो लक्ष्मी? अभी क्या गुड़ियों से खेलने का समय है ये? नहीं नहीं नहीं, और चुप करके नहीं बैठा जा सकता। तुमने कल तो मुझे रोक दिया था, किंतु आज नहीं। इस बार मैं उस चांद सपेरे को रंगे हाथ पकड़ लूंगा और उसका नाटक सबके सामने उजागर कर दूंगा। नहीं भैया, ये नाटक आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, किंतु इसके अतिरिक्त इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। जब सभी इस नाटक के बारे में जान जाएंगे तब क्या होगा, सोचकर देखा है? कंचन ने मुझे अस्वीकार किया है। इस बार मैं ऐसी चाल चलूंगी जिससे वो ज्योत्सना इस राजमहल से दूर हो जाएगी और कंचन के जीवन से भी।
मैंने आप पर विश्वास करके ही चांद के बारे में बताया था। इस बार भी मैं सर्वप्रथम आपसे इस बारे में बात करना चाहता था। मैं ज्योत्सना से विवाह करना चाहता हूं। मैं माँ पिताजी के साथ आज ही इस विषय पे चर्चा करूंगा। देखिए, माँ पिताजी तो आपकी बातें मानते हैं, तभी ये मेरा अनुरोध है, यदि आप ज्योत्सना के विषय में मेरी सहायता कर सके तो। नहीं। नहीं? पर क्यों नहीं? राजकुमार, आपने विवाह का निर्णय लिया है, ये तो सुखद समाचार है। लेकिन मैं देख रही हूँ विवाह से संबंधित नियम विधान आप नहीं जानते। क्या? कौन सा नियम? अरे बाबा, माँ पिताजी की अनुपस्थिति में विवाह की बात की जा सकती है? अपने विवाह की बात आप अपने मुख से तो नहीं कर सकते ना। एक काम कीजिए, आप सपेरों के बस्ती में जाकर ज्योत्सना के माता पिता को अपने साथ में राजमहल में लेकर आइए। उसके बाद मैं महाराज और महारानी के पास ज्योत्सना को ले जाऊंगी, ठीक है? उचित है, तो मैं इसी क्षण प्रस्थान करता हूँ। मैं यही तो चाहती थी राजकुमार। आज रात्रि मेरे, उर्मी के और महाकमल के मध्य में कोई भी आए, ये मैं नहीं चाहती। आप तो बिल्कुल भी नहीं। तुम एकदम चिंता मत करो ज्योत्सना, मैं कल सवेरे ही लौट आऊंगा। कन्या ओरे कन्या, बड़ा भाग्य अद्भुत तुम्हारा। सुख दुख सब साथ साथ, ऐसे विचित्र गुण। अर्धरात्रि के उतरते ही सुख होगा तुम्हारे घर। संकट जब आएगा सामने, खोलना मत तुम द्वार। रहने दीजिए ना राजकुमार, इतने दिनों तक जब प्रतीक्षा कर ली तो फिर कुछ दिन और प्रतीक्षा कर लेते हैं। नहीं, और कोई प्रतीक्षा नहीं। तो फिर मुझे भी अपने साथ ले चलिए। राजकुमार, मुझे प्रतीत हो रहा है ज्योत्सना कदाचित मेरे ऊपर भरोसा नहीं रख पा रही। उसे संभवतः लगता है कि मैं उसका ध्यान नहीं रख पाऊंगी। अरे नहीं, मैंने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं बोला। वास्तव में मेरा मन इससे सहमत नहीं हो पा रहा है। तुम थोड़ा धैर्य रखो। जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है ज्योत्सना। तुम बस थोड़ा धैर्य रखो, देखना सब ठीक हो जाएगा। कंचन, बल्कि आप अपने साथ में पवन को ले जाइए। इतने दिनों तक अपने घर से दूर है बेचारा, अवश्य ही उसे अपने घर की स्मृति सता रही होगी। वो ठीक ही कह रही हैं पवन। घर में दादी माँ अकेली हैं। तुम इस समय राजकुमार के संग अभी जाओ और उनके संग ही तुम फिर लौट भी आना। मैं आपकी यहाँ प्रतीक्षा करूंगी राजकुमार। मैं भी वचन देता हूँ, मैं भी शीघ्र लौट आऊंगा। जाओ कंचन, जाओ। जब तक तुम लौटोगे तब तक तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। चलो पवन। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना ज्योत्सना, मैं हूं ना यहाँ। अच्छा सुनो, कुछ महत्वपूर्ण बात करने की आवश्यकता थी तुम्हारे साथ। कौन सी महत्वपूर्ण बात? तुम इस राज्य की होने वाली महारानी हो, हमारे राजकुमार की होने वाली धर्मपत्नी। विवाह के पूर्व तुम्हें कुछ कर्तव्यों का पालन करना होगा।
विवाह की बात आगे बढ़ाने से पहले उन कर्तव्यों को पूरा कर लेना ही उत्तम रहेगा। और कैसे कर्तव्य? बताऊंगी, सब बताऊंगी। तुम आज संध्या के समय में मेरे लिए प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हें अपने साथ में एक स्थान पर लेकर जाऊंगी। क्या हुआ, याद रहेगा ना? ऐसे असमय पर द्वार कौन खटखटा रहा है? अवश्य ही महामंत्री की पत्नी होंगी, उन्हीं की बात आने की तय हुई थी। लेकिन द्वार को ऐसे खटखटा रही हैं जैसे कि तोड़ ही देंगी। आखिर क्या हुआ, देखती हूँ। ये क्या? आप यहाँ पर? आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलो हाथ छोड़िए चलो, मेरा। चलो। हाथ छोड़ो, मैंने कहा। कहाँ कहाँ? अब कहाँ पर भागकर जाओगी? छोड़ो चलो। मुझे। चलो छोड़ो। चलो। कामिनी, उर्मी को लेकर कमल के मंदिर में कब तक चलोगी? समय तो हो ही चुका है। उसके जीवन के कुछ अंतिम क्षणों में तो उसे थोड़ा और चैन से जी लेने दीजिए। इसके पश्चात तो उसका समय समाप्त और मेरे समय का आरंभ। आओ, चलो मेरे साथ। आओ आओ मेरे साथ। छोड़ो मुझे। आओ, यहाँ आओ। क्या कर रही हैं आप? आओ। लक्ष्मी, ये सब क्या हो रहा है? तुम इसे ऐसे घसीट कर क्यों ला रही हो? लक्ष्मी, वो हमारे अतिथि है। लक्ष्मी जो कह रही है, कर रही है, वो एकदम ठीक कर रही है। अतिथि के भेष में आप लोगों ने तो काल सर्प को पाल कर रखा था। ये दोनों मूर्ख मिलकर अंततः कर क्या रहे हैं? बोलना क्या चाहते हो तुम? अरे सोमेश्वर, क्या हो रहा है ये? जाओ इसी क्षण। इस विषय पे हम बाद में चर्चा करेंगे। नहीं पिताजी, जो भी बात होगी आज सबके सामने होगी। सही कहा ना चांद? या फिर क्या कहकर पुकारूं तुम्हें? ज्योत्सना सपेरन? ये कौन है? ये वो है जिसके कारण राजकुमार कंचन को मुझसे विवाह करने में इतना कष्ट हो रहा है। ये सपेरों की बेटी ज्योत्सना है।
कंचन को इसने अपने प्रेम जाल में ऐसा जकड़ा है कि कंचन अब इसकी बातों के सिवा और किसी की बात सुनते ही नहीं है और किसी की बातों मानना ही नहीं चाहते हैं। ये सब क्या बोल रही हो तुम? जो सत्य है महाराज, यहाँ आप सभी लोगों से मिथ्या बोलकर कंचन इसे यहाँ लाए, चांद बनाकर लेकर आए। ऐसा दुस्साहस किया तुमने हमारे राज्य में रहकर, हमारे साथ ही इतना बड़ा छल। हमसे भूल हो गई महाराज। शांत हो जाओ तुम मेरे कंचन को बहला सकती हो किंतु हम लोगों को नहीं। हम बच गए कि लक्ष्मी थी, तभी समय रहते हमें सारा सत्य पता चल गया। हमें एक बहुत बड़े संकट से गिरने से बचा लिया है, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती। महाराज, आप इसके लिए एक उचित निर्णय लीजिए। हमारे राज्य में ऐसे अपराध की एक ही सजा है, बंदी बना लो इसे। ठहरो। कामिनी, तुम इस विषय में और कुछ मत बोलना। महाराज जो भी कर रहे हैं एकदम उचित कार्य कर रहे हैं। महाराज मैं आपके आदेश के विरुद्ध नहीं जाना चाहती हूँ, किंतु फिर भी एक बात बोले बिना मैं स्वयं को रोक नहीं पा रही हूँ। राजकुमार कंचन अभी राज्य में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इसे बंदी बना लेना अर्थात इतना कठोर बन जाना आप लोगों के लिए उचित होगा? रानीमा आप एक बार विचार करके देखिए। राजकुमार कंचन इसे पसंद करते हैं तभी तो वो इसे यहाँ पर लाए हैं। उनकी अनुपस्थिति में एक इतना बड़ा निर्णय लेने से वो क्या कभी आप दोनों को क्षमा कर पाएंगे? तुम क्या बोलना चाहती हो कामिनी? तुम चाहती हो कि हम चुपचाप मान लें? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस थोड़ा समय मांग रही हूँ। आज रात्रि भर का समय दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं कल सुबह होते ही इस कन्या को स्वयं जाकर इसके गांव में छोड़ कर आऊंगी। किंतु बस आज रात्रि भर का समय दे दीजिए आप मुझे। उसी बंदी मत बनाइएगा। आज रात्रि भर के लिए अतिथिशाला में रहने दीजिए। किंतु माँ, बड़े बात कर रहे हैं ना, बीच में कुछ भी नहीं बोलोगी तुम। ठीक है, आज के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ कामिनी, किंतु कल मैं इस कन्या का मुख किसी भी हाल में नहीं देखना चाहता हूँ। यह स्मरण रहे। ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा। पवन,
ज्योत्सना ने ये मुझे फूल दिए थे और ये इस तरह नष्ट हो गए। नहीं, पता नहीं क्यों मेरा मन जैसे बहुत घबराया हुआ है। रो मत ज्योत्सना, रो मत। आओ उठकर बैठो, रो मत। रोने से क्या लाभ बोलो? मैं जानती हूँ जो भी हुआ है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। अब क्या होगा? क्या कोई अब मुझे अपनाएगा? मैं राजकुमार के सामने कैसे अपना मुंह दिखाऊंगी? क्या तुम राजकुमार से प्रेम करती हो? हाँ, करती हूँ। बस फिर तो अब कोई समस्या शेष ही नहीं रह गई। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, कोई भी तुम दोनों को पृथक नहीं कर पाएगा। मैं तुम दोनों को एक करूंगी। मैं तुम दोनों का विवाह करवाऊंगी आज रात्रि को। सच में? हाँ, सत्य में। किंतु वो कैसे? ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे पास केवल आज रात्रि का ही समय बचा है। जो भी करना है वो मुझे आज रात्रि में ही कर लेना होगा। तुम चिंता मत करो, ठीक है? तुम्हें तो मैं ले ही जाऊंगी ज्योत्सना। हाँ, पर कंचन के पास नहीं, तुम्हारी मृत्यु के समीप। किंतु राजकुमार तो मेरे गांव के लिए निकले हैं। किस प्रकार से उनसे मिल पाऊंगी मैं? ये सब सोचकर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने तुम्हें वचन दिया है ना, आज रात्रि ही मैं तुम दोनों का विवाह करवाऊंगी। कंचन को वापस लाने की मेरी सारी व्यवस्थाएं पहले ही हो चुकी हैं। तब तक मेरे कहे अनुसार चलो, ठीक है? नहीं, पर मैं वो कह रही थी कि सभी की असहमति के बाद भी ये विवाह करना ठीक होगा। इसके सिवा और कोई उपाय भी नहीं है ज्योत्सना। हमारी परिस्थिति के अनुसार हमें अभी ही काम करना होगा। बाद में फिर सब मैं सभी को संभाल लूंगी। मैं सभी को समझा कर कहूंगी तुम अभी मेरे साथ चलो। चलो आओ। पता नहीं माँ को मुझसे क्या शत्रुता हो गई है। क्यों बार बार मेरे पथ के बीच में आकर खड़ी हो जाती हैं? आप ही बताइए भैया, महाराज तो ज्योत्सना को बंदी बनाकर उचित ही कर रहे थे ना? नहीं नहीं लक्ष्मी, नहीं। ज्योत्सना को कारागार में बंदी बनता देख सकूं, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं की। मेहनत की है ताकि अपने पास बंदी बनाकर रख सकूं, और वो तो मैं करूंगा ही। किंतु वो कैसे? चलो, कंचन के आने से पहले हमें उसका कोई ना कोई प्रबंध कर देना होगा। चलो। कहाँ चल दिए तुम दोनों? पद छोड़िए मामा। आज आप मुझे अब और नहीं रोक पाएंगे। उस ज्योत्सना को, उसको मैं अब नहीं छोड़ूंगी। तो इतनी हड़बड़ी किस बात की है? अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। बार बार वो इस प्रकार हमारे इन हाथों से बच नहीं सकती। चलो। ठहरो। मामा जी, ये क्या है मामा जी? ये क्या किया?
मंत्री जी, आप यहाँ पर? ज्योत्सना, हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कंचन कहाँ पर है? तुम्हारे समस्त प्रश्नों के उत्तर आज तुम्हें मिल जाएंगे। तुम चिंता मत करो। मैं भी चाहता हूं कि कंचन के साथ तुम्हारा शुभ मिलन हो। कामिनी ने मुझे सब कुछ समझाते हुए बता दिया है। तुम निश्चिंत रहो। आओ। किंतु हम सब यहाँ क्यों आए हैं? इस राज्य का एक नियम है ज्योत्सना। विवाह के पूर्व इस राज्य की भावी पुत्र वधू को इस मंदिर में आकर आशीर्वाद लेना होता है। मैं मानती हूँ तुम्हारा और कंचन का विवाह हम लोग सभी के विरुद्ध जाकर करवा रहे हैं, किंतु ऐसा होकर भी इस राज्य के नियम तो हम लोग नहीं तोड़ सकते ना। क्या हुआ? आओ। नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। क्यों क्यों कह रही हो तुमसे नहीं होगा? कोई भूल अवश्य हो रही है, कुछ अत्यंत अनुचित हो रहा है, ये मुझसे नहीं होगा। तुम कंचन से प्रेम करके उसकी जीवन संगिनी बनने वाली हो, तो इसमें क्या अनुचित हो सकता है ज्योत्सना? सुनो तुम मेरी बात सुनो। और समय नष्ट करने का कोई लाभ नहीं है, इसके पश्चात समस्या बढ़ेगी। हे भगवान, ज्योत्सना को यदि पुरानी सारी बातें याद आ गई तो तब तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। ज्योत्सना और समय व्यर्थ करने का कोई लाभ नहीं। आओ। आओ आओ। ज्योत्सना, रीति के अनुसार अब तुम इस महाकमल को अपने हाथों में उठा लो। सभी प्रभु की इच्छा है। समय आ गया है। ज्योत्सना, वो कमल का पुष्प अब मेरे हाथों में रख दो।
तुम्हारा आशीर्वाद संपूर्ण हुआ ज्योत्सना। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ दीर्घायु होने का। धन्य हो तुम कामिनी, जिसे अपने हाथों से मारोगी कहकर लाई थी, उसे ही तुम अपने ही हाथों से दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रही हो। किंतु अब मुझे क्या करना होगा? यही तो वो समय है जब तुम्हारी साथ कंचन का मिलन होगा। मिलन तो तुम्हारा होगा ही ज्योत्सना, परंतु कंचन के संग नहीं, मृत्यु के संग। राजकुमार, आप क्या सत्य बोल रहे हैं? मेरी ज्योत्सना के साथ आप विवाह करेंगे? हाँ, और इसी कारण मैं आप लोगों से यहाँ मिलने चला आया। इस विवाह के संबंध में प्रथम में जिसका मत आवश्यक था, उसका मत मिल चुका है। ज्योत्सना ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। वो मेरी साथी बनने के लिए मान गई है। ये तो अत्यंत सुखद समाचार है। हाँ, तभी मैं और विलंब नहीं करना चाहता। मैं कल ही अपने माता पिता से बात करके इस विवाह की बात को पक्का कर लेता हूँ। ये सभी अल्लाह का शुक्र है। इतना सुख मेरी बेटी के नसीब में था। अब इस बार से अल्लाह ही मेरी बेटी को बुरी नजर से बचाएगा। राजकुमार, ये कवच ना मेरी बेटी के लिए मैंने रखा था, जिससे उसे कोई बुरी नजर ना लगे। उसे मिलते ही ये मैं उसे पहना दूंगी, जिससे सभी की बुरी नजर से वो बच जाए। हाय अल्लाह, ये तो बहुत अशुभ लक्षण है। नहीं, वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ नहीं है। तुम बेकार में चिंता मत करना। ज्योत्सना ने दिए हुए फूल तो नष्ट हो चुके हैं, और फिर अब ये असमय की आंधी ईश्वर का कोई अनहोनी देने का संकेत तो नहीं है। कहाँ है कंचन? आपने तो कहा था वो नदी किनारे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कहाँ है वो? वो रहा, उधर देखो। कंचन! 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 कहाँ हो तुम? कंचन! 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 ঘুমের দেশে চাঁদের বাড়ি পাহারা দেয় কারা। ঘুমের দেশে চাঁদের বাড়ি পাহারা দেয় কারা। মিট মিটিয়ে আলো দেখায় রাত জাগা সব তারা। शेष, सब शेष। ज्योत्सना की कहानी अब समाप्त हुई, सदा सदा के लिए।
विजयनगर राज्य में अब से कामिनी का राजत्व आरंभ होगा, अंधकार का राजत्व। महाकमल की शक्ति से मैं अब अपराजित हुई। इस जगत का कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। कामिनी इसके पश्चात क्या करने वाली है? जो कहा था याद है ना? मुझे आपने जो जो समझाया है राजसभा में सब कुछ बोल लूंगा। मैंने क्या कुछ अनुचित कहा? नहीं, तुम्हें देखकर किसी को कोई संदेह ना हो जाए, उसी की व्यवस्था करी है। तुम्हें देखकर सभी को लगे कि चांद सपेरे ने तुम्हें मारा और कुल देवी के आभूषण चोरी करके भाग गए। उसी की व्यवस्था करी है, समझ गए? अब तुम जाओ। धन्य हो कामिनी, धन्य है तुम्हारी बुद्धि। ऐसी चाल चली है तुमने कि विजय केवल तुम्हारी ही होगी, केवल तुम्हारी। राजकुमार कंचन राजसभा में प्रवेश कर रहे हैं। सुनिए, ये महल मेरी बेटी का ससुराल होगा। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ जी। तुम्हारे ना सोचने से क्या होगा? हमारी बेटी ने तो यही सपना तो देखा था ना। हाँ? और हमारी ज्योत्सना का सपना अब पूर्ण होने वाला है ना। आश्चर्य है, सभी लोग इतना शांत क्यों है? बात क्या है? पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात आपको पहले ही बताना चाहता था, किंतु वो बात बताने के लिए उचित समय एवं परिस्थिति मेरे पास नहीं थी, तभी बता नहीं पाया। किंतु अब मैं सब व्यवस्था ठीक करके आपको बताने के लिए आया हूँ। कौन सी बात? मैं लक्ष्मी से विवाह नहीं करूंगा। कंचन। जी माँ। देखिए, लक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है, किंतु मैं लक्ष्मी से नहीं, अन्य किसी से प्रेम करता हूं। और उसके अतिरिक्त मैं किसी और से विवाह नहीं कर पाऊंगा। माँ पिताजी को क्या मेरी बात सुनकर बहुत आघात पहुंचा है? माँ पिताजी, मैंने ये सारी बातें मंत्री पत्नी के साथ पूर्व ही साझा की हैं। वो सब कुछ जानती हैं। वो ये भी जानती हैं कि चांद सपेरा ही वास्तव में सपेरों की बेटी ज्योत्सना है, जिससे मैं प्रेम करता हूं, जिससे मैं विवाह करना चाहता हूं। जी सुनिए, सभी इतना चुपचाप क्यों हैं? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं जानता हूं, मैंने आप सबसे ये सत्य गोपनीय रखा, किंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। मैंने आज ज्योत्सना के माता पिता को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, ताकि सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। तुम्हें जो कहना था वो मैंने सुन लिया है।
और अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। सैनिकों, सैनिकों, इस सपेरे और सपेरन को अभी बंदी बना लो। नहीं नहीं ना। इनकी कन्या राजद्रोही है। ये क्या पिताजी? पिताजी इन्हें क्यों बंदी बना रहे हैं? ज्योत्सना मुझसे प्रेम करती है। ये तो अन्याय है। नहीं राजकुमार, प्रेम करना अनुचित नहीं है, किंतु किसी का विश्वास तोड़ना ये घोर पाप है। चोरी करना अनुचित है। चोरी? चोरी। ज्योत्सना कुलदेवी के आभूषण चोरी करके राजमहल से भाग गए। मैंने तुम पर विश्वास करके इतना बड़ा दायित्व लिया था। अब महाराज और महारानी के समक्ष मेरा क्या मुख रह गया तुम समझते हो? नहीं कामिनी, भूल तुम्हारी नहीं है, भूल तो हमारी है। हम लोग ही कदाचित कंचन को ठीक प्रकार से संस्कार नहीं दे पाए। माँ, कंचन, तुम इस विजयनगर साम्राज्य के राजकुमार हो, इस साम्राज्य के भावी राजा हो। तुम किस प्रकार इस राज्य को इतनी बड़ी क्षति पहुंचा सकते हो? मैं तो सोच भी नहीं सकती कंचन। देखिए, कहीं अवश्य भूल हो रही है। ज्योत्सना ये सब कभी नहीं कर सकती माँ। बस, बहुत हो गया। अब अपनी आंखों से देख लो ज्योत्सना क्या कर सकती है। प्रहरी, महाराज मुझे मारकर कुलदेवी के आभूषण चुराकर भाग गए ये सपेरा चांद। झूठ है, सब झूठ है। हाँ। हमारी बेटी कभी चोरी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, ज्योत्सना चोरी नहीं कर सकती। आप लोग हमारा विश्वास कीजिए। एकदम चुप। तुम लोगों की बेटी ने पहले तो झूठा परिचय देकर हम सभी को मूर्ख बनाया। उसके पश्चात वही परिचय जब सभी के सामने आ गया तब उसका वास्तविक रूप सामने आया है। सैनिकों, लेके जाओ इन लोगों को। नहीं महाराज, महाराज, राजकुमार, राजकुमार, मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। महाराज ये झूठ है। ज्योत्सना? क्या ज्योत्सना ने ये सब किया होगा? ज्योत्सना को जैसे भी संभव हो पकड़कर यहां ले आओ। दंड तो उसे भुगतना ही होगा। वो राजद्रोही है। ज्योत्सना को अब आपके हाथों दंड नहीं मिल पाएगा महाराज। उसका दंड उसे मिल गया है। अब तो वो बहुत दूर चली गई है महाराज, जहां से फिर लौट कर आ पाना अब संभव नहीं है। मैं आपके सामने उत्तर मांगने आया हूं। उत्तर? कैसा उत्तर? सभा में जो कुछ हुआ मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। मैं बिल्कुल भी ये मान नहीं सकता कि मेरी ज्योत्सना चोर है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ज्योत्सना तो आपका दायित्व थी, तो फिर आपके रहते ये सब कैसे हुआ? वास्तव में राजकुमार सब मेरा ही दोष है। आपका दोष मतलब? अर्थात मेरे पुत्र सोम की मूर्खता के कारण ही चांद का वास्तविक परिचय भरी सभा में सभी के सामने उजागर हो गया था। स्वाभाविक रूप से महाराज उस पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने चांद को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। मैंने रोका उन्हें। मैंने उनसे अनुरोध किया कि रात्रि भर चांद को अतिथिशाला में रहने की अनुमति दे दें।
मैंने सोचा था अगले दिन सवेरे उठकर मैं स्वयं चांद को सपेरों के गांव में छोड़ आऊंगी। उसके पश्चात मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसी क्षण ही ज्योत्सना को लेकर के मैं स्वयं सपेरों के गांव के लिए निकल पड़ूं। वो तो मेरे साथ नदी किनारे तक गई भी थी। उसके पश्चात क्या? उसके पश्चात वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। वो भाग गई थी। राजमहल में लौटने के पश्चात मुझे पता चला कि मेरे संग निकलने के पूर्व ही वो कुलदेवी के आभूषण चोरी करके निकली थी। राजकुमार, मैंने सच में ज्योत्सना को बिल्कुल भिन्न प्रकार का समझा था, किंतु अब देख रही हूँ तो सभी जो कह रहे हैं वही सही है। क्या कह रहे हैं सभी? सभी कह रहे हैं वो तो बस तुम्हारी संपत्ति के लिए तुमसे विवाह करना चाहती थी। महाराज के समक्ष ये चोरी पकड़ी जाने पर वो समझ गई कि विवाह संभव नहीं है और यहाँ से भाग गई। देखिए, वहां पर कोई पड़ा हुआ है। चलिए, चलकर देखते हैं। क्या बात है? निद्रा नहीं है आंखों में? मुझे हाँ है ना, कोई लोरी गाकर सुला दे तो हाँ, नहीं तो नहीं। जब तुम छोटी थी तब उस राज्य में जाने का सपना देखती थी। उसी राज्य में मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हारा सपना मैं पूर्ण करूंगा। सच में? सच कह रहे हो ना? क्या तुम सारा जीवन मेरे साथ मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मुझसे विवाह करोगी ज्योत्सना? पुत्री, तुम्हें याद आया? क्या है तुम्हारा परिचय? हाँ जी, मुझे याद आ गया। मुझे सब याद आ गया है। मैं सेनापति रणविजय और पद्मिनी की पुत्री हूँ। हाँ, और मैं सपेरों की बेटी ज्योत्सना हूँ। मंत्री पत्नी कामिनी ने मुझे ज्ञात है पुत्री, तुम्हारे जन्म काल से ही अशुभ परछाई बनकर उसने ही तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक संकट लाया है। बाल्यावस्था में
एक आघात से तुम्हारी स्मृति छीन ली थी, आज उसी के एक अन्य आघात से तुम्हारी स्मृति पुनः लौट आई है। तुम्हारी स्मृति मिलने से ये अत्यंत सुखद बात है पुत्री, किंतु जिस समय लौटी है वो तुम्हारे लिए बहुत कठिन समय है पुत्री। कामिनी को तुम्हारे हाथों से महाकमल मिलने से उसे असीम शक्ति मिल गई है। यदि उसे रोका ना गया तो घोर अनर्थ होगा। हाँ हाँ, उसे जिस प्रकार रोकना होगा मैं रोकूंगी। नहीं तो उसने इतने सालों से जिन पर अत्याचार किया है उसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। मुझे बताइए ना सन्यासी महाराज, मुझे बताइए ना, मैं कैसे रोक सकती हूँ ये सब? इस समय उत्तेजित होने से कोई भी उपाय नहीं मिल पाएगा पुत्री। तो फिर? पहले तुम्हें जानना होगा कि कामिनी का उद्देश्य क्या है और उसकी शक्ति भी कितनी अधिक है, तभी तुम्हें उसको पराजित करने का उपाय प्राप्त होगा। किंतु ये सब मुझे कैसे पता चल पाएगा? सारे उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है पुत्री, किंतु हमारे प्रधान सन्यासी के पास में मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, वही तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। उचित है, तो फिर मुझे शीघ्र उनके पास ले चलिए। राजकुमार, मैंने सच में ज्योत्सना को बिल्कुल भिन्न प्रकार का समझा था, किंतु अब देख रही हूँ तो सभी जो कह रहे हैं वही सही है। क्या कह रहे हैं सभी? सभी कह रहे हैं वो तो बस तुम्हारी संपत्ति के लिए तुमसे विवाह करना चाहते थे। महाराज के समक्ष ये चोरी पकड़ी जाने पर वो समझ गई कि विवाह संभव नहीं है और यहाँ से भाग गई। नहीं, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं। राजकुमार, मैंने भी ऐसा ही सोचा था, किंतु ज्योत्सना के उस व्यवहार ने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये हुई ना बात मेरी माँ वाली। कंचन के मन में जो विष माँ भर रही है ज्योत्सना के विरुद्ध, कंचन अब उसे पलट कर भी नहीं देखेगा। मैं तुम्हारी मन की अवस्था समझती हूँ राजकुमार, किंतु इस सत्य को आप जितना शीघ्र स्वीकार करेंगे उसमें आपका ही मंगल होगा। लक्ष्मी, इस प्रकार कक्ष के बाहर खड़े रहने से कोई लाभ नहीं है। कक्ष के भीतर आओ। माँ आपने बहुत अच्छा किया। उस सपेरे की बेटी को उसकी सही जगह दिखा दी। अब तुम्हें भी अपना उचित स्थान समझना होगा लक्ष्मी। इन बीते दिनों में तुम मेरे पथ का कांटा बनकर खड़ी थी, मेरी बेटी होकर के। बार बार मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया था, किंतु इसके पश्चात यदि तुम फिर से कोई भूल करोगी तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी संतान हो। तुम्हें एक बात समझनी होगी लक्ष्मी, मैं जो भी कर रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। तभी मैं अब से जो कहूंगी तुम वही करोगी, मेरी बुद्धि के अनुसार चलोगी। अपनी बुद्धि मत लगाना। जाओ। गुरुदेव, मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से उस कामिनी से प्रतिशोध लूं। उसने मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया है, बचपन से ही बार बार मेरे जीवन को तहस नहस किया है। लेकिन इस बार मैं उसे जीतने नहीं दे सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। कामिनी को पराजित करने का उपाय जानने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें उसका उद्देश्य जानना होगा। और कामिनी महाकमल को पाने के उद्देश्य के संग ही जुड़ी हुई है नागवंश का एक अंधकारमय रहस्य, जो रहस्य
इस मुहूर्त में तुम्हें बता पाना संभव नहीं है। तुम बस केवल इतना जान लो, तुम्हारी मां पद्मिनी और कामिनी एक ही वंश की कन्याएं हैं। वो दोनों ही बहनें हैं, फिर भी बहन होकर भी कामिनी हर समय पद्मिनी का बुरा चाहती थी। वो थी श्वेत नाग वंश की नाग कन्या। कामिनी? कामिनी श्वेत नाग वंश की नाग कन्या है। इसका अर्थ है कि मेरी माँ? हाँ, तुम्हारी माँ भी थी नाग वंश की, कृष्ण नाग वंश की नाग कन्या। कामिनी सदा से ही नागराज की रानी बनना चाहती थी, किंतु विभिन्न बुरे कर्मों के कारण वो अभिशप्त थी। अपनी अशुभ मनोकामना की पूर्ति के समय बार बार उसे असफल होना पड़ता था। तब अपनी मन की इच्छा गोपनीय रखते हुए वो विजयनगर में मंत्री पत्नी के रूप में चुपचाप थी। एक बार पद्मिनी के गर्भ में जन्म होता है तुम्हारा, और उससे पता चलता है महाकमल के विषय में। चाहे जैसे भी संभव हो, कामिनी उस महाकमल को खुद पाना चाहती थी, क्योंकि उसके पथ की सबसे बड़ी बाधा थी तुम। मैं? हाँ, तुम। और उसे तुम्हारी ही आवश्यकता थी उस महाकमल को पाने के लिए, क्योंकि तुम ही महाकमल की रक्षक हो। प्रथम बार ये बात ना जानकर ही तुम्हारे हाथ से महाकमल लिए बिना ही तुम्हें मार डालना चाह रही थी कामिनी, किंतु तुम बच जाती हो और कामिनी असफल होती है। उसके पश्चात द्वितीय बार उसने वो भूल पुनः नहीं की। वो तुम्हारे साथ छल करके तुम्हें अपने राज्य ले आती है। ऐसे में तुम्हारी स्मृति का चले जाना उसके लिए विशेष लाभदायी था। कंचन! किंतु गुरुदेव, वो महाकमल पाने के लिए कामिनी इतना व्याकुल क्यों हो रही है? ऐसा क्या होगा वो महाकमल पा लेने से? कामिनी के हाथों में महाकमल जाने से खुल जाएगा इतने दिनों तक बंद नागराज्य का पथ। भयंकर सर्वनाश होगा, भयंकर सर्वनाश। नागराज्य में आप दोनों का स्वागत है। आइए। नागराज का द्वार खुल जाने पर क्या होगा गुरुदेव? महाकमल के कारण उस कामिनी का अभिशाप हट गया है और उसके साथ साथ वो हो गई है असीम शक्तिशाली। अब कोई भी अभिशाप उसे अब रोक नहीं पाएगा। वो अपने नागराज्य की रानी बनने के सपने को पूर्ण करके ही रहेगी।
अब इस क्षण से कोई भी अभिशाप मुझ पर काम नहीं कर पाएगा। मेरा जब जब मन करेगा तब तब मैं अपना ये वास्तविक रूप धारण कर पाऊंगी। कामिनी, आओ कामिनी आओ, अपना सिंहासन ग्रहण करो। आज से इस नाग राज्य के श्वेत राजवंश का राजत्व प्रारंभ हुआ। अब से इस नागराज की रानी हुई मैं, कामिनी। यहाँ पर केवल मेरा ही राज चलेगा, मेरा। केवल इतना ही नहीं, उस महाकमल से कामिनी को मिलेगी एक अद्भुत क्षमता। उस पर आघात कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि उसके शरीर पर लगने वाला कोई भी आघात कुछ ही क्षणों में वो ठीक हो जाएगा। आज से मैं ये शपथ लेती हूँ कि इस संसार से कृष्ण नाग वंश के समस्त चिन्ह मैं मिटा दूंगी। कामिनी, कामिनी ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे हाथ से तो रक्त बह रहा है। आज से आप लोग जहाँ पर भी कृष्ण नागों को देखेंगे समाप्त कर दीजिएगा। आवश्यकता पड़ने पर ढूंढ ढूंढ कर सभी को मार दीजिएगा। एक भी कृष्ण नाग भूल कर भी ना बच पाए। तो फिर क्या किसी भी प्रकार से कामिनी को रोक पाना संभव नहीं है? महाकमल की शक्ति से कामिनी इस समय अप्रतिरोध हो गई है। यहां तक कि प्रायः अमर भी कह सकती हो। 3 बार पुनर्जीवन को लौटकर पा लेना उसके भाग्य में है। अर्थात वो चाहे तो 3 बार मृत्यु को परास्त कर पुनः लौट सकती है। आज इतने दिनों बाद मेरा बहुप्रतिशत स्वप्न पूर्ण हुआ है। मुझे महाकमल मिल गया है, शक्ति मिल गई है, रानी बन गई हूं मैं। अब मैं अमर हूं, अमर। भूल मत जाना कामिनी, तुम्हारा ये अमरत्व तुम्हें 3 बार से अधिक नहीं मिलेगा। मुझे मार सके इस जगत में ऐसा कौन है भ्राता? कामिनी को मैं इस तरह से बचकर जाने नहीं दूंगी। उसके अत्याचारों की कोई क्षमा नहीं है। उसके पास महाकमल की शक्ति भले ही है, किंतु उसके भीतर की अशुभ शक्ति को एक दिन शुभ शक्ति के आगे पराजित होना ही पड़ेगा। उसने जो भी अन्याय किए हैं उसका दंड उसे भुगतना ही होगा। मैं उसे अपने हाथों से ही दंड दूंगी। मेरी माँ की मौत का प्रतिशोध, मेरे पूरे परिवार को खत्म करने का प्रतिशोध, मेरे माता पिता से और इस राज्य से दूर करने का प्रतिशोध, मेरे राजकुमार कंचन से दूर करने का प्रतिशोध, सबका बदला, इन सब का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगी मैं। हाँ, मुझे ज्ञात है। मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो पुत्री। करना तो मुझे होगा गुरुदेव। मैं सेनापति की पुत्री उर्मी और मैं ही सपेरों की बेटी ज्योत्सना। मेरे सर पर बड़ों का आशीर्वाद है और उसी आशीर्वाद के बल पर मैंने बार बार मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। और तो और उसी आशीर्वाद की शक्ति के बल पर ही कामिनी के साथ युद्ध करूंगी। उसे तो अब पराजित होना ही होगा। मुझे हरा सके इस जगत में ऐसा कौन है भ्राता? अब से बस ठीक वैसा ही होगा जैसा कामिनी चाहेगी।
मेरे बांसुरी का धुन सुनते ही तुम भागते हुए चले आओगे और उसके पश्चात मैं बांसुरी बजाऊंगा, तुम नृत्य करोगी। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्या तुम सारा जीवन भर मेरी जीवन संगिनी बनकर रहोगी? मुझसे विवाह करोगी ज्योत्सना? आज मुझे समझ आया क्यों कंचन के साथ अपनेपन की अनुभूति होती थी। हमारा बंधन तो बचपन से ही था, अनंत काल का बंधन है। इतनी सहजता से तुमने हमारे इस प्रेम के बंधन को अस्वीकार कैसे कर दिया ज्योत्सना? तो फिर क्या सब मिथ्या था? तुम्हारा सरल मन, तुम्हारी निष्पाप हंसी, सब कुछ मिथ्या था। नहीं, असल में मैं वो किसी वैद्य के पास जा रहा था और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी उसी गांव में रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। हे भगवान, आगे तो बोलो। मैं तो इसी गांव में रहती हूँ और इस गांव में मेरा नाम ज्योत्सना है। मुझे बहुत मूर्ख बना लिया ज्योत्सना, और अब मैं तुम्हें अपने मन के साथ नहीं खेलने दूंगा। तुमसे प्रेम करके सबके विरुद्ध जाकर मैंने जो भूल की थी ना, मैं वो सुधारूंगा। मैं तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं करूंगा ज्योत्सना, कभी भी नहीं। मुझे क्षमा कर दो कंचन। इस कठिन समय में तुम्हें छोड़कर आने के लिए बाध्य हो गई, किंतु अभी मेरा प्रमुख लक्ष्य है मंत्री पत्नी कामिनी को उसका दंड देना। मेरा उद्देश्य सफल होते ही मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी कंचन। तब तुम देखना, फिर हम दोनों को कभी विभाजित नहीं कर पाएगा कोई भी नहीं। पुत्री ज्योत्सना, प्रणाम गुरुदेव। मैं आपके पास ही अनुमति लेने के लिए आ रही थी। अब मेरे उद्देश्य पूर्ति होते ही निकलना चाहूंगी। मैं कामिनी को किस प्रकार से पराजित करना है, इसका उपाय ढूंढना चाहूंगी गुरुदेव। किंतु उस सपेरों के गांव में मेरा सपेरों का परिवार, मेरे सपेरों के गांव में मेरे माता पिता को धन्यवाद देकर जाना चाहती हूँ। सेनापति के घर में मेरा जन्म होने के बाद भी उन लोगों ने ही तो मुझे बचाया है। अब मुझे पुनर्जन्म दिया है, मुझे ज्योत्सना बनाया है। उनका ऋण तो हो सकता है मैं इस जन्म में ना उतार पाऊं, किंतु अंततः उनके प्रति कृतज्ञता जताकर तो आ सकती हूँ। तुमने उचित निर्णय लिया है पुत्री। फिर भी तुम्हारे संग मैं भी चलूंगा। आप भी चलेंगे मेरे साथ गुरुदेव? हाँ, उन्होंने तुम्हें इतने जतन से बड़ा किया है, तुम्हें नाग विद्या सिखाई है। मेरे लिए भी उचित है कि उन लोगों को धन्यवाद करूं। ठीक है, गांव से लौटने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन से उपाय से तुम कामिनी को हरा पाओगी। उचित है, तो फिर चलिए।
कामिनी, इन्हें इस तरह से हमारे कक्ष में यूं रखना ठीक नहीं होगा। किसी के हाथों में पड़ गए तो कभी भी किसी समय हमारा सारा झूठ पकड़ा जाएगा। चिंता का कोई कारण नहीं है मंत्री जी। कामिनी कच्चे काम नहीं करती है। आभूषणों का क्या प्रबंध करना होगा इतनी देर में मैंने सोच भी लिया है। तुम्हें जो समझाया था सब याद है ना? जाओ, इन सबको ले जाकर ऐसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखाओ जहां पर कभी भी किसी की भी दृष्टि ना पड़ पाए। और सुनो, इस कार्य में यदि तुमसे कोई भूल हुई तो फिर तुम्हें भविष्य में कभी कोई ना ढूंढ पाए इसका प्रबंध भी कर लूंगी मैं। जाओ। बुद्धि का प्रयोग तो वैसे तुमने बहुत चतुराई से किया है कामिनी। एक और तो ज्योत्सना को मार के अदृश्य कर दिया है और दूसरी ओर तुमने उसी को चोरी के दोष में फंसाकर सभी की आंखों में नीचा कर दिया। तुम्हारी तुलना तो केवल तुमसे ही है कामिनी। कोई कभी भी नहीं जान पाएगा कि कुल देवी के आभूषण वास्तव में किसने चुराए हैं। कोई कभी भी नहीं जान पाएगा। पूरे जीवन भर के लिए ये भार चढ़ा रहेगा ज्योत्सना के कंधे पर। किसके कंधों पर चढ़ा रहेगा चोरी का भार? ये क्या कह रही हो कामिनी? क्या रानी माँ ने हमारी सारी बातें सुन ली है?